Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is UQ marking and explanation of chemotherapeutic drugs. Chemotherapeutic drugs के UQ को स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे कि कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, तो आपने क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को लाइक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि आपको इस सीरीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं, और चैनल का सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ तक कि वीडियो अपलोड करने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम कोई रिमाइंडर सेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त के ज़ाया किए। अब कीमोथेरापेटिक ड्रग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है फार्माकोलॉजी का, और तकरीबन फास्ट पेपर में इसके 84 क्वेश्चंस है। अब 84 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, तकरीबन 6 से 7 पार्ट्स बनने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को पिकअप करने के बाद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सबको एक्सप्लेन करूं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लिनिकल यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जिसको आप आम जबान में फ्लैजिल बोलते हैं, जो मेट्रोनिडाजोल ये किस चैप्टर के अंदर है? तो ये आती है एंटी हेलमिंथेस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया? नहीं है, हेलमिंथेस में तो इस्तेमाल ही नहीं होती, तो ये आती है एंटी प्रोटोजोल ड्रग में आती है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जिसको आप फ्लैजिल बोलते हो, तो ये इस्तेमाल होती है प्राइमरीली उमैबियासिस के लिए, लेकिन इसके अलावा और कंडीशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब वो बता रहे हैं एक्सप्लेन क्लिनिकल यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल के क्लिनिकल यूजेस को याद करने के लिए आपने क्या करना है, एक मीमोनिक्स याद रखना है। वो मीमोनिक नहीं कह सकते, बल्कि इसको आप ABCDEFGH बोल सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल किन किन ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वॉल्व हो सकती है, किन किन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? ए से उमैबियासिस एंडोमाइबा हिस्टोलिटिका, बी से बैक्टीरियोइड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सी से कोलेस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो आपका आता है इसके बाद डी को उन्होंने स्किप कर दिया। फिर इसके बाद आते हैं ई से एंटीरोकोलाइटस है, वो भी सूडो मेम्ब्रेनस एंटीरोकोलाइटस। एफ से फ्यूजोबैक्टीरियम, जी से गियार्डियासिस और गार्डिनीला वजाइनालिस, एच से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एस से होगा, अब एसटी है, ABC आपने जाना है एच तक और ST सेगमेंट। एस से स्ट्रेप्टोकोकाई, स्पेसिफिकली एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और ट्री से ट्राइकोमोनास वजाइनालिस इन ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं सादा जबान में बात करूं तो जो आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में कि जो हमारे जो होते हैं पैरासाइट दो तरह के होते हैं, प्रोटोजोआ और हेमाटोजोआ होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो इंटेस्टिनल वाले कौन कौन से होते हैं? इंटेस्टिनल वाले में आपने याद किया होगा, इंटेस्टिनल वाले में एंडोमाइबा हिस्टोलिटिका था, सी से क्रिप्टोस्पोरिडियम, लेकिन क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद था गियार्डिया लैम्बलिया था। फिर आपका जब आप पढ़ते थे यूरोजेनिटल के अंदर ट्राइकोमोनास वजाइनालिस आता था। तो इन तीन के लिए ठीक हो गया। और जो उमैबियासिस होता है ये इंटेस्टिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल दोनों के लिए होता है। तो जो मिनी कैट्स के मुतालिक जो मेट्रोनिडाजोल और टिंडाजोल होती है, जिसको आप टिंडेक्स और फ्लैजिल बोलते हैं, तो ये लुमिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल उमैबियासिस, गियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस के लिए इस्तेमाल होती है। और कंप्लीट पैकेज आपने किस तरह से याद रखना है, ये सारा आपने फार्मूला याद रखना होता है। ठीक हो गया? यानी ये एंटी प्रोटोजोल के अलावा एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी है मेट्रोनिडाजोल, जिसको आप फ्लैजिल बोलते हैं। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टेबल है वो ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम है एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होती है। तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स को 3 में डिवाइड करते हैं। कुछ ड्रग्स एंटी मलेरियल होती है, कुछ उमैबियासिस होती है जो मलेरिया प्लाज्मोडियम से कॉज होता है, तो ये ब्लड प्रोटोजोआ है। उमैबियासिस इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ है। और जो दूसरे पैरासाइट के लिए ड्रग्स कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल निमोसिस्टाइटिस। अभी निमोसिस्टोसिस लिखा हुआ है निमोसिस्टाइटिस की वजह से, ये असल में फंजाई भी और ये पैरासाइट पे भी आ जाता है। ठीक है? टोक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी है, ये भी आपको टिश्यू प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। लेशमेनियासिस, ट्राइपेनोसोमा, ये सारे आपके ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ में आते हैं। ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्लिनिकल यूजेस क्या थे, किसके? मेट्रोनिडाजोल के थे। अब क्लिनिकल यूजेस बता दिया है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में तो आपको आना चाहिए ना। तो ये क्या करती है? रिएक्टिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ठीक है? रिएक्टिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के तौर पे काम आती है। जो उमैबियासिस है, उमैबियासिस में मेट्रोनिडाजोल के अलावा डोलोक्सानाइड भी इस्तेमाल होती है, एमिटिन भी इस्तेमाल होती है, और आइडोक्यूनिलोल भी इस्तेमाल होती है। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने याद रखना है ऐसे माइड,
MIDE, मेट्रोनिडाजोल से कुछ रिजेंबलेंस रखता है। M से मेट्रोनिडाजोल, I से आइडोक्यूनिलोल, आइडोक्यूनोल ज्यादा एल लगा दिया, डी से डिलॉक्सानाइड है और ई से एमेटीन है। तो ये माइड वाला फार्मूला याद रखना है ओमेबियासिस के लिए। बाकी जब मलेरियल एजेंट या मलेरियल ड्रग्स आएगी तो अब मैं उसका निमोनिक बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने कवर करवा दिया, एक्सप्लेन क्लिनिकल यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द यूज ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आप सिंगल ड्रग्स क्यों नहीं यूज करते, मल्टी ड्रग थेरेपी क्यों करते हैं, जिसको आप पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका आंसर मैं आपको पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आपको ट्यूबरक्लोसिस वाले चैप्टर में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है आखिरी 2 लाइनों में कि इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशन। पहला, टू डिले द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम किसी ड्रग को सिंगल यूज करते हैं तब उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, तो फिर रेजिस्टेंस को इमर्ज होने से पहले या उसको डिले कर देना, क्योंकि रेजिस्टेंस ने आना ही आना है, लेकिन इसको अगर आप डिले कर दोगे ना तो ड्रग्स कुछ ना कुछ काम कर दिखाएगी। दूसरा, एफिकेसी को बढ़ा देना, इनकी क्या एफिशिएंसी को आप सिंपल बढ़ा देना है इन ड्रग्स की। अब जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्या होता है, आइसोनियाजाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस में क्या होता है, म्यूटेशन होती है कैट जी जीन के अंदर। जो कैट जी जीन है ये वो जीन है जो कैटालेज पेरोक्सीडेज को कोड करता होता है। कैटालेज पेरोक्सीडेज ये वो एंजाइम्स है जो INH आइसोनियाजाइड की बायो एक्टिवेशन करते हैं। लो लेवल रेजिस्टेंस क्या होगा, INH आइसोनियाजाइड के ए जीन, इसमें डिलीशन आ गई और ये वाला जो जीन था ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता था जिसको बोलते हैं ACP रिडक्टेस, या इसका दूसरा नाम था कीटो इनोइल रिडक्टेस। ठीक हो गया। तो लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस आपको मैकेनिज्म देखने को मिलता है, कैटालेज पेरोक्सीडेज और ACP रिडक्टेस। इस तरह से आपने आइसोनियाजाइड की रेजिस्टेंस देख लिया। दूसरी ड्रग का रिफेम्पिन है। तो रिफेम्पिन में जो रेजिस्टेंस आती है ना, क्योंकि रिफेम्पिन ने क्या करना है, रिफेम्पिन ने जो उसका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है जिसको कोड करने वाला RPO, R से RNA, PO से आप पॉलीमरेज याद कर सकते हो। तो जो पॉलीमरेज की सेंसिटिविटी को चेंज कर देना। नंबर 3, इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे आती है, EMB। जो EMB जीन होता है, EMB जीन ने क्या करना है, EMB जीन ने एक एंजाइम कोड करना है जिसको कहते हैं अरेबिनोसाइल ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया। और इसी को इथेम्ब्यूटोल ने इनहिबिट करना होता है। चौथी ड्रग है पिराजिनामाइड। पिराजिनामाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आ सकती है कि जो जीन इसकी बायो एक्टिवेशन करवाता होता है पिराजिनामिडेज, ठीक है, तो वो इसको इनहिबिट कर देती है इसकी म्यूटेशन करवा के। बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन को आपने दूसरे चैप्टर में देख लेना। ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, रेशनल बिहाइंड द यूज ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी इन TB। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब आ रही होगी या कम आ रही होगी तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरा गला ख़राब हुआ होता, मैं अभी भी बीमारी से रिकवर करके उठाऊँ और मैं काफ़ी ज़्यादा वार्ड से भी मिसिंग था। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी दुआ भी करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, राइट ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरेसिन B एज एंटी फंगल, एमेंटेडिन एज एंटीवायरल। अब इसने एक एंटी फंगल ड्रग दी है और एक एंटी वायरल ड्रग दी है। एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरेसिन B इसका कहता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आपको तमाम एंटी फंगल ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दूंगा। जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कुछ सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर करती है, कुछ बीटा ग्लूकान की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, कुछ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, माइक्रोट्यूब्यूल के प्रेडेस को इनहिबिट कर देती है, जिस तरह मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थायोबेंडाजोल करती थी, उस ड्रग का नाम है ग्रेसोफिलिबिन। जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है वह है फ्लूसाइटोसिन, और फ्लूसाइटोसिन असल में फ्लोरोयूरेसिल के अंदर पहले कन्वर्ट होती है। बीटा ग्लूकान सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला होता है वह इकाइनोकैंडिन, और बीटा ग्लूकान सिंथेसिस असल में क्या होता है, बीटा ग्लूकान 1,3 ग्लूकान होता है, 1,3 ग्लूकान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से देखो कि जो इकाइनोकैंडिन के अंदर कैस्पोफेंजिन आती है, कैस्पोफेंजिन आती है, जबकि इसके अलावा जो एनिड्यूलाफेंजिन है, मेकाफेंजिन है, ये वगैरह ये भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये बीटा 1,3 ग्लूकान की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। कौन, ये इकाइनोकैंडिन होती है, और ये कैस्पोफेंजिन इस्तेमाल होती है कैंडिडा के लिए। लेकिन अभी तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहा था। कुछ ऐसी होती है जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर कर देती है। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, इसमें एजोल्स आ जाती है। एजोल में भी जो एक होता है 2 नाइट्रोजन वाला जिसको इमिडाजोल, और एक 3 नाइट्रोजन वाला जिसको आप ट्राइओजोल बोलते हैं। जो इमिडाजोल के अंदर KMC वाला फार्मूला आपने याद रखना है। K से होता है कीटोकोनाजोल, M से मिकोनाजोल, C से क्लोट्रीमाजोल है, जबकि ट्राइओजोल के अंदर आपने याद रखना है 5 वाला 5। लेकिन यहाँ पर उस 5 में E के बजाय P आ रहा है। तो F से फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वेरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल ये इस्तेमाल होती है किसके अंदर, ये एजोल के अंदर आती है। ठीक है। पॉलीइंस ये भी क्या होते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं।
टर्बिनाफिन, अब आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। जो टर्बिनाफिन है इसने क्या करना है, स्क्वेलिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देना, जबकि एजोल वाले ने क्या करना है, जो लास्ट वाला जो स्टेप होता है ना, जिसने लेनोस्टिरोल को एल्कोस्टिरोल में कन्वर्ट करना है, इसने इसको ब्लॉक करना होता है, ठीक है। जबकि एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन होते हैं, ये क्या करती है, ये दोनों क्या करती है, ये दोनों सुखा के यहाँ पे ब्लॉक कर देती है। असल में एम्फीपैथिक पॉलीन मॉलिक्यूल होते हैं। तो एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन ने इसके एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड कर देना, इसकी परमिएबिलिटी को खराब कर देना, इसके अंदर बड़े बड़े सुराग प्रोड्यूस कर देना है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद कर लेना। एम्फोटेरिसिन बी का पूछा था, तो जो एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन होती है, दोनों के दोनों एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड कर देती है, और चूंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी दोनों के पास होती है, तो ये एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड कर देती है, एर्गोस्टिरोल के अंदर आर्टिफिशियल पोर क्रिएट कर देती है। अब इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस इस तरह से होती है कि या तो एर्गोस्टिरोल के लेवल को कम कर दे, या फिर इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस ले आए, जिसकी वजह से जो एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन काम ना कर पाए। जबकि काइनोकैंडिन ने क्या करना था, बीटा ग्लूकान की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है। एजोल वाले ने क्या करना है, जो एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है। जो स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज इसको ब्लॉक करने वाला होती है टर्बिनाफिन। तो ये तो बता दिया एम्फोटेरिसिन बी एज एंटी फंगल ड्रग्स। तो एम्फोटेरिसिन बी के लगे हाथों हम ये भी देख लेते हैं किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो जो मेनली जो तमाम तो दवाइयाँ हैं ना, ये कैंडिडा के अंदर आ रही है, कैंडिडा के लिए तो इस्तेमाल होती है। जैसे एम्फोटेरिसिन बी की बात करते हैं तभी कैंडिडीमिया के लिए इस्तेमाल होती है, एस्परजिलस के लिए इस्तेमाल होती है। जिसको याद करने का तरीका ये था, ABC HMG कोरिडक्टिस। ए से एस्पार्जिलस है, बी से ब्लास्टोमाइसिस है, सी से क्रिप्टोकोकस कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, एस से हिस्टोप्लाज्मा और एम से म्यूकोर होता है। अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता, तो अगर आपको फंजाई का आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई थे, अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई कौन कौन से थे हमारे, सबसे पहले कैंडिडा आता था उसमें, फिर एस्परजिलस भी आता था उसमें, म्यूकोर राइजोपस भी आते थे, क्रिप्टोकोकस, ये सारे उसके लिए इस्तेमाल होती है अपॉर्चुनिस्टिक। और एक सिस्टेमिक के लिए भी इस्तेमाल होती है। सिस्टेमिक वाला हिस्टोप्लाज्मोसिस आता है, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस वाला। एजोल वाला किसी के लिए इस्तेमाल होता है, एस्परजिलोसिस वंस अगेन अपॉर्चुनिस्टिक है, ब्लास्टोमाइकोसिस ये सिस्टेमिक होता है। जो ये वाला ब्लास्टोमाइसिस ये भी सिस्टेमिक था। इसके वाला जो म्यूकोर माइकोसिस है वंस अगेन ये वाला अपॉर्चुनिस्टिक, कैंडिडा वंस अगेन अपॉर्चुनिस्टिक, एस्परजिलस ब्लास्टोमाइकोसिस क्रिप्टोकोकस ये वाला। तो ये सब चीजें तो कॉमन है, ये वाली अल्टरनेटिव ड्रग से तो ऊपर वाली चीज कॉमन होगी। नई चीज क्या, एस्परजिलोसिस है, वैसे एस्परजिलोसिस भी वैसे आ चुका है, ब्लास्टोमाइकोसिस ये भी आ चुका है, म्यूकोर माइकोसिस ये भी आ चुका है। नेक्स्ट पूछता है वो एमेंटाडीन एज एंटीवायरल ड्रग। एमेंटाडीन को एंटीवायरल ड्रग, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एमेंटाडीन होती किस वैरायटी के अंदर बिलोंग करती है। जो एंटीवायरल ड्रग्स होती है ना, तो एंटीवायरल ड्रग्स डिफरेंट ग्रुप में बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वायरस का इन्फेक्शन, हर्पीज वायरस भी हो सकता है, HIV वायरस भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी या सी वायरस भी हो सकता है। तो जो हमारी जो ड्रग यूज होती है हर्पीज के अंदर, तो उसको याद करने का तरीका क्या है, AGF है, ठीक है, या गैफ वगैरह FG है। FGA से याद करना ज़रा इजी है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एसोसिएशन, ये हमारा कुछ फेडरल का रिलेशन था। तो F से फोस्कारनेट, G से जेंसिक्लोविर है, और A से साइक्लोविर है। लेकिन जो हमने ड्रग पढ़नी है एमेंटाडीन, ये इस्तेमाल होती है किसके अंदर, इन्फ्लुएंजा के अंदर। एमेंटाडीन और ज़ैनामेविर, एमेंटाडीन और ज़ैनामेविर ये इस्तेमाल होती है किसके अंदर, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया, एमेंटाडीन और ज़ैनामेविर। जबकि HIV के अंदर फ्यूजन इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटीज इनहिबिटर होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती है, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए इंटरफेरॉन गामा, लिमिविडिन है, बोसिपनाविर है, सोफोस्बुविर है, रिबाविरिन होती है। ये हम इसकी वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने एंटीवायरल ड्रग्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना जाके। तो हम बात करते हैं एमेंटाडीन एज एंटीवायरल ड्रग। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है। तो एमेंटाडीन और दूसरी ड्रग थी ज़ैनामेविर। एमेंटाडीन यानी A से स्टार्ट होकर Z पे आके खत्म हो जाती है, इन्फ्लुएंजा। तो एमेंटाडीन और ज़ैनामेविर ये इस्तेमाल होती है, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग होती है। तो एमेंटाडीन और ये करती क्या, एमेंटाडीन के साथ इवेंटाडीन भी होती है। ये करती क्या, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की जो अर्ली रेप्लिकेशन होती है ना, स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, इसकी अर्ली रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देती है। असल में करती क्या है, ये असल में प्रोटोन चैनल के साथ बाइंड करती है, प्रोटोन चैनल पे जाके बाइंड कर देती है। वो प्रोटोन चैनल करता क्या है, जब वो प्रोटोन चैनल एक्टिवेट होता है ना, तो उनकी अनकोटिंग करवा देता है। वो पहले एसिडिफिकेशन करवाता है, एसिडिफिकेशन की वजह से अनकोटिंग होती है, और अनकोटिंग की वजह से क्या होता है, उस पर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक हो गया, न्यूक्लिक एसिड रिलीज हो जाता है। तो ये वाला अगर आप इस स्टेप को देखो, जो अनकोटिंग है, अनकोटिंग को ब्लॉक करने वाली एमेंटाडीन और इवेंटाडीन होती है, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर इस्तेमाल होती है। जबकि HIV के अंदर अगर आप देखो तो फ्यूजन इनहिबिटर कौन कौन सी, एनफीवर्टाइट है और मेराविरेक है। एनफीवर्टाइट GP41 के लिए और मेराविरेक होती है GP120 के लिए।
जबकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। HIV के अंदर आप एक और ड्रग भी इस्तेमाल करते हैं जो इंटीग्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे INCT लिखा हुआ है, इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर। इसके साथ प्रोटीज इनहिबिटर भी होती है जो HIV और हेपेटाइटिस सी वायरस दोनों के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ड्रग यूज होती है वो होती है इंटरफेरॉन अल्फा। तो आपको मैंने बता दी एमेंटाडीन और एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन करती है इन्फ्लुएंजा वायरस की अनकोटिंग को प्रिवेंट कर देती है, क्योंकि प्रोटॉन चैनल को सब बाइंड कर देती है। प्रोटॉन चैनल को बाइंड करने के बाद उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन नहीं हो पाती। एसिडिफिकेशन नहीं होने की वजह से अनकोटिंग नहीं होगी, अनकोटिंग नहीं होगी तो फिर उसका वायरल RNA रिलीज नहीं होगा, उसकी एक्टिवेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से जाके काम करती होती है। जो ज़ैनामेविर है, ज़ैनामेविर क्या करती है, ये एंजाइम न्यूरामिनिडेज को ब्लॉक कर देती है। इन्फ्लुएंजा A और इन्फ्लुएंजा B इन दोनों के न्यूरामिनिडेज को क्लीव कर देती है। अभी वायरल एंजाइम करते हैं, वायरल एंजाइम क्या करती है, सियालिक एसिड रेसिड्यू को रिमूव कर देते हैं वायरल प्रोटीन के अंदर। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, विरियोन की रिलीज को बढ़ा देना, विरियोन की रिलीज को बढ़ा देना। जबकि ये वाला क्या था, अनकोटिंग वाला, और ये वाला रिलीज वाला। तो ये क्या करती है, तो ये न्यूरामिनिडेज एंजाइम को ब्लॉक करने के बाद विरियोन की रिलीज को ब्लॉक कर देती है। कौन, ज़ैनामेविर। आई थिंक ज़ैनामेविर यहाँ पे भी होगा, इधर लिखा हुआ है। ठीक है। जो इनकी रिलीज होती है ना, विरियोन की रिलीज होती है, रिलीज करवाने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है न्यूरामिनिडेज, जो असल में यहाँ से सियालिक एसिड के रेसिड्यू हटाने के बाद विरियोन को बाहर का रास्ता दिखाता है। तो जो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर है ज़ैनामेविर, इसमें आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इनोमरेट एंटी कैंसर ड्रग्स दैट एक्ट एज स्पिंडल पॉइजन। स्पिंडल पॉइजन माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल्स होती है उनको पॉइजन करने के बाद मोटिलिटी को इनहिबिट कर देती है। तो वो कौन कौन सी ड्रग होती है, वो आपको एंटी कैंसर ड्रग वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह हम बड़े जंप कर रहे हैं चैप्टर्स में, तो कोई मसला नहीं। तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग है, इसके बाद है एंटी हेलमिंथेस ड्रग है, इसके बाद कैंसर कीमोथेरेपी होती है। जो कैंसर के जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, एंटी कैंसर ड्रग्स होती है। अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आपने पढ़ा है कि साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लैटिन होता है, प्लेटिनियम वाला मेटल होता है इसके अंदर। फिर प्रोटियासोम इनहिबिटर होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक्स होती है जिसमें बिलियोमाइसिन, माइटोमाइसिन, हार्मोनल और मिसलेनियस। अब हमने जो इसमें काम की चीज़ पढ़नी है ना, वो हमने पढ़नी है इनके स्पिंडल इनहिबिटर, जो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल को इनहिबिट कर देती है, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहली जो ड्रग आपको नजर आ रही है जो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को ब्लॉक करती है, तो वो है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन और विनोरेल्बिन। तो ये तीनों ड्रग आती है विन का एल्कोलाइड के अंदर, जिसमें आपने विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को तो नहीं भूलना। तो ये क्या करती है, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद जो टैक्सीन वैरायटी की है, टैक्सी से आपने याद रखना, जो टैक्सी बाजू का जो बंदा टैक्सी खराब हो जाती है, टैक्सी चल नहीं पाती। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो होती है, ठीक है, तो वंस अगेन ये भी क्या माइटोसिस को इम्पेयर्ड कर रही है, इनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल अपरेटस को पॉइजन कर रही है। तो इसके अंदर टैक्सीन वैरायटी के अंदर जो ड्रग्स आती है उसका नाम है पैक्लीटैक्सिल और डॉकीटैक्सिल। तो डॉकीटैक्सिल और पैक्लीटैक्सिल वंस अगेन ये माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल पॉइजन इनहिबिटर है। इसके बाद बाकी आपको आपने से ये दो ग्रुप है हमारे, कौन कौन से, विनका एल्कलॉइड्स और टैक्सिन। विनका एल्कलॉइड्स के अंदर विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है, जबकि पैक्लीटैक्सिल और डॉसीटैक्सिल ये टैक्सिन वैरायटी के अंदर आते हैं। जबकि जो विनक्रिस्टिन होती है ये जो ब्लड का कैंसर होता है, फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, इसके साथ वेम्स ट्यूमर न्यूरोब्लास्टोमा इनके लिए इस्तेमाल होती है। जबकि ये ब्रेस्ट, लंग, ओवेरियन, गैस्ट्रोएसोफेगल, मल्टीपल कैंसर के लिए इस्तेमाल हो सकती है टैक्सिन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। उसने बताया आउटलाइन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ तो है कि इंटरफेयर करती है माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली के अगेंस्ट, ठीक है, और इनकी वजह से माइटोसिस इम्पेयर्ड हो जाती है। इनका क्लिनिकल यूज भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ल्यूकेमिया के लिए, लिम्फोमा के लिए, वेम्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा के लिए आप विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन यूज करते हैं। तो पहले हमने 3 क्वेश्चन हमने कर लिया है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इनोमरेट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स डैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, वो कौन कौन सी होती है। फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम भी लेने हैं जिसमें एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे काम आती है। तो आई थिंक इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज हम करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर की तरफ आती है। सबसे पहला चैप्टर है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वाला। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और कार्बापेनिम आती होती है। अब इसके अंदर पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और मिसलेनियस एजेंट, हालांकि कार्बापेनिम भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। एस्ट्रियोनाम, वैनकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, ठीक है। जो एस्ट्रियोमाइसिन है ये भी क्या है, एस्ट्रियोनाम, ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो ये सारी क्या है यहाँ तक तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इसके बाद वैनकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन, ठीक है।
अब जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन भी नैरो स्पेक्ट्रम की है, वाइडर स्पेक्ट्रम की है। नैरो स्पेक्ट्रम में भी पेनिसिलिन इज सब्सेप्टेबल है या पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट होती है। पेनिसिलिन इज सब्सेप्टेबल के अंदर पेनिसिलिन जी आती है, जबकि पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट के अंदर मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन आती हैं। वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन और इसके साथ साथ पिपार्सिलिन, टिकारसिलिन इस्तेमाल होती है। सिफेलोस्पोलिन 4 जनरेशन की होती है, वैसे इसकी 5 जनरेशन आ चुकी है अब तक। जो इसकी फर्स्ट जनरेशन होती है वो नैरो स्पेक्ट्रम होती है। वाइट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम क्योंकि ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है, ग्राम नेगेटिव के लिए नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप सेकंड से थर्ड की तरफ जाते हो, फोर्थ की तरफ जाते हो, तो इनकी जो होती है, इनकी सेंसिटिविटी होती है या इनकी ससेप्टेबिलिटी होती है ग्राम नेगेटिव के लिए, वो ज़्यादा होती रहती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वाइडर स्पेक्ट्रम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन। जबकि मिसलिनियस में कार्बिपेनिम, एस्ट्रोनाम, वेनकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, इनके अलावा भी बेसिट्रेसिन होती है। जो बेसिट्रेसिन क्या करती है, लेट स्टेज को इंटरफेयर कर देती है। साइक्लोसिलिन एंटी मेटाबोलाइट है जिसने डी एलानाइन को इनकॉर्पोरेट नहीं होने देना। इसके बाद फॉस्फोमाइसिन है, ये भी एंटी मेटाबोलाइट है, इसने एक एंजाइम को ब्लॉक कर देना, उसका नाम है इनोइल पायरुवेट ट्रांसफेरेज, जिसका फंक्शन क्या था एनिसिटाइल म्यूरामिक एसिड को बनाना। और एनिसिटाइल म्यूरामिक एसिड ही पेप्टिडोग्लाइकन को बनाता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम ही म्यूरिन है। तो ये म्यूरामिक एसिड इसेंशियल होता है पेप्टिडोग्लाइकन के फॉर्मेशन के अंदर। जो डेप्टोमाइसिन है, डेप्टोमाइसिन एक लाइपोपेप्टाइड है और ये वो ड्रग है जो असल में बाइंड नहीं करती सेल वॉल के ऊपर, बल्कि ये सेल मेम्ब्रेन पर जाके बाइंड करती होती है और वहाँ पे पोटेशियम की लीकेज करवा देती है और सेल की डेथ करवा देती है। उसके साथ साथ ये मसल्स को भी नुकसान पहुंचा देती है, मायोपैथी करवाती है। डेट इज वाई क्रिएटिन, फॉस्फोकाइनेज का लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इस केस के अंदर। अब उसने बताया हुआ कि इरिथ्रोमाइसिन किन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस का काम करती है। तो इरिथ्रोमाइसिन किस क्लास के अंदर आती है, तो इरिथ्रोमाइसिन है वो आपने पढ़ना है। इरिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन है, उसके साथ फोडॉक्सीमाइसिन है, ये सारी आती है। फिडॉक्सोमाइसिन ये सारी आती है किसके अंदर, ये आती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के अंदर आती है मैक्रोलाइड। अभी मैक्रोलाइड वाली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती है। तो इरिथ्रोमाइसिन किन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस का काम करती है, तो एक कैम्पाइलोबैक्टर है, क्लैमीडिया है, माइकोप्लाज्मा है, ल्यूजोनीला है, LM-CC। इस तरह से आपने इसको याद रखना होता है। बाकी अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं मैक्रोलाइड वाले से, तो ये किन किन के लिए ये इस्तेमाल होती है। क्लाइमीडियल इन्फेक्शन बताया, कॉर्निबैक्टीरियम, बॉर्डोड्यूला पर्ट्यूसिस है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ से देखना चाहें ना, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये हम माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनाई के साथ, क्लैमीडिया के साथ इस्तेमाल करते हैं, ल्यूजिनीला के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर M से माइकोप्लाज्मा था, माइकोप्लाज्मा पूरा हो गया, क्लैमीडिया था, क्लैमीडिया भी पूरा हो गया, ल्यूजिनीला भी हो गया। ठीक है, बस आपने कैम्पाइलोबैक्टर को एक्स्ट्रा याद करना है। यूरियोप्लाज्मा यूरेडिटिकम और बॉर्डोड्यूला पर्ट्यूसिस, इनके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस का काम करती है। इसके साथ साथ ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई बट नॉट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ऐसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट होती है, वो दूसरी एंटीबायोटिक के खिलाफ भी रेजिस्टेंट होती है, तो उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये क्या था, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एरिथ्रोमाइसिन या फॉर एरिथ्रोमाइसिन। तो हमने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिया है इसके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जिसमें आपके कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की रिवीजन भी हो रही है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।